हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप लोग अच्छे रहें, खूब मन लगा के पढ़िए। किसी प्रकार की समस्या यदि हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताए थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उम्मीद है ये वीडियो भी उससे अधिक पसंद आएगा। और यदि पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप मेन टॉपिक पर आएँ। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का विशेष सामग्री। तो बच्चों, अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री समझने के लिए उसके परिभाषा की तरफ हम लोग चलें। जैसा परिभाषा होता है उस विषय का विशेष सामग्री भी वही हो जाता है। जैसे कि परिभाषा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला परिभाषा होता है धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा ये परंपरागत अर्थशास्त्री या परंपरागत परिभाषा के नाम से भी जाना जाता है। इस परिभाषा का मुख्य रूप से एडम स्मिथ और उनके समर्थकों द्वारा गया है, जिनमें मुख्य रूप से अर्थशास्त्र को धन ही माना गया है। इसलिए इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का विशेष सामग्री क्या होगा? धन। ठीक है, समझ में आया? दूसरा है भौतिक कल्याण। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को प्रोफेसर मार्शल और उनके समर्थक पेगू ने दिया था। इस परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि भौतिक कल्याण ही अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार है। तो इनके अनुसार हमारा अर्थशास्त्र का विशेष सामग्री क्या होगा? भौतिक कल्याण। तीसरा परिभाषा होता है चुनाव संबंधी। इस परिभाषा को प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके समर्थकों द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य के पास आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, लेकिन उनके पास सीमित साधन होते हैं और वैकल्पिक होते हैं। इस प्रकार से हम इस बात का चुनाव करते हैं कि हम किन किन संसाधनों का हम सबसे पहले उपयोग करें। ठीक है, तो ये परिभाषा चुनाव संबंधी है। तो इस प्रकार इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का विशेष सामग्री क्या होगा? चुनाव। समझ में आया? चौथा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण संबंधी परिभाषा। आधुनिक दृष्टिकोण संबंधी परिभाषा जो है प्रोफेसर किन्स और सेमेल्सो आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें उस परिभाषा में चुनाव और आर्थिक विकास, चुनाव और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास से संबंधित परिभाषा दिया है। इस प्रकार से इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का विशेष सामग्री क्या होगा? चुनाव और आर्थिक विकास से समस्या। ठीक है, आपको उम्मीद है कि कंफर्म हो गया होगा। आगे जो है इसके विशेष सामग्री को समझने के लिए अर्थशास्त्र के विभागों को हमको समझना आवश्यक है। जो अर्थशास्त्र का विभाग जो है निम्न प्रकार अर्थात 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपभोग। दूसरा होता है उत्पादन। तीसरा होता है विनिमय। चौथा होता है वितरण। और 5वां होता है राजस्व।
इसको हम लोकगीत भी कह सकते हैं या कहते हैं लोक गीत। ठीक है। अब जो है हम समझे कि उपभोग है क्या। तो सामान्य तौर पर हम उपभोग को यही जानते हैं कि खाने पीने वाला पदार्थ जो है हम खा पी लिए अर्थात उपभोग कर लिए। लेकिन आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको उपभोग के बारे में विस्तृत जो है जानकारी रखना पड़ेगा। अर्थात उपभोग जो है किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। अर्थात जो हमें आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में सहायक होता है उसी को हम उपभोग कहते हैं। जैसे हमें भूख लगी, हमें रोटी मिल गया, हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई, ये उपभोग है। अभी गर्मी हो रहा है, बिजली है, हमने पंखा चलाया, ये उपभोग है। ठीक है। इसके अंतर्गत हम किन किन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो आवश्यकता, मांग और उपभोक्ता का व्यवहार और इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत, मांग और उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आता है उत्पादन। उत्पादन क्या है तो उत्पादन को समझने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोगिता को बढ़ा देना उत्पादन कहलाता है। जैसे किसी बढ़ई के पास कुछ लकड़ियां हैं, वो लकड़ियां का कोई महत्व नहीं, लेकिन वही लकड़ी के माध्यम से जब वो कुर्सी अथवा मेज बना देता है तो क्या हो जाता है, वो उसकी उपयोगिता, लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। अर्थात नई चीज़ों का उत्पादन हो जाता है। इस प्रकार दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए इनपुट का प्रयोग करते हैं और उसका जो प्रतिफल मिलता है अर्थात नई वस्तुओं का सृजन होता है उसी को हम उत्पादन कहते हैं। अर्थात इनपुट के माध्यम से जब नई वस्तुओं का सृजन होता है तो उसको हम उत्पादन कह सकते हैं या अथवा कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, उत्पादन के नियम, उत्पादन के नियम, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संगठन आदि सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है विनिमय। विनिमय को आप अच्छी से तरह से समझ लीजिए। विनिमय को हम क्या कहते हैं, आदान प्रदान, आदान प्रदान अथवा लेन देन। इन शब्दों से आपको महसूस होता हुआ है कि विनिमय क्या है। विनिमय अर्थात विनिमय क्या है, आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है, आपस में लेन देन कर देना विनिमय कहलाता है। लेकिन विनिमय के लिए शर्तें भी हैं। जैसे आपने किसी का सामान को ज़बरदस्ती ले लिया, उसको बदले में आपने कुछ दे दिया जिसकी आवश्यकता उसे नहीं है, तो इसको विनिमय हम नहीं कर सकते हैं। विनिमय के लिए निम्न बातों को आप ध्यान में रखिए कि विनिमय जो है क्या होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए, पारस्परिक होना चाहिए, और वैधानिक होना चाहिए। ऐच्छिक का मतलब है दोनों पक्षों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। पारस्परिक मतलब आपस में आदान प्रदान होना चाहिए। वैधानिक
वो नियम संविधान के तहत हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा जो है बहुत अधिक कमा रहा है, किसी और का बच्चा कम कमा रहा है, तो वो हमसे मजबूत है तो मेरे बच्चे को छीन के लेकर चला गया और अपने बच्चे को दे दिया। ये विनिमय नहीं कहा जाएगा। ये जो संविधान में निहित नहीं है, इसलिए कि मेरा बच्चा मेरा ही होगा, उनका बच्चा उनका ही होगा। तो इसलिए जो है वैधानिक भी होना चाहिए। इस प्रकार से विनिमय को हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। समझ में आया? आगे जो है वितरण। वितरण क्या है? तो वितरण को समझने के लिए हम थोड़ा सा उत्पादन की तरफ चल रहे हैं। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उससे राजस्व की प्राप्ति होती है, और उत्पादन के साधनों में, उत्पादन करने में उत्पादन के साधनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अर्थात उत्पादन के साधन के द्वारा ही हम उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार जो उत्पादन से हमें राजस्व की प्राप्ति होती है, उस राजस्व को उत्पादन के साधनों में वितरित कर देना ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। वितरण के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? राष्ट्रीय आय, आय का उत्पादन के साधनों में वितरण का सिद्धांत। इसके बाद लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, यहाँ हम छोड़ दिए हैं कि विनिमय के अंतर्गत हम किन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो उसमें जो है आपको मुख्य रूप से जो है विनिमय के अंतर्गत जो है बैंकिंग, मुद्रा आदि सिद्धांतों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। अब जो है पांचवा आता है राजस्व अथवा लोकहित। राजस्व जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा शब्द है? राजन धन स्व, अर्थात राजन का धन। राजन राजा, राजा इस समय कौन है? सरकार, केंद्रीय सरकार, हमारा प्रादेशिक सरकार, हमारा स्थानीय सरकार, ये क्या है? राजा है। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि केंद्रीय, प्रांतीय अथवा स्थानीय सरकार के वित्त के बारे में अध्ययन करना ही राजस्व कहलाता है। ठीक है। राजस्व के अंतर्गत हम सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय नीति आदि सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार उम्मीद है कि बच्चों आपको विषय सामग्री के बारे में समझ में आया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। इस समस्या को आप लिखेंगे, मैं तुरंत समाधान करूंगा। और उम्मीद है कि आगे भी अति उपयोगी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और आप अपना प्यार मुझे देते रहेंगे। बाय बाय।